दोस्तों नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि भारत सरकार ने जो 11 जनवरी 2023 को 3 राष्ट्रीय स्तर की बहुराज्यीय सहकारी समितियां गठित करने का निर्णय लिया था। और पिछली वीडियो में हम लोगों ने बीज के ऊपर जो समिति बनाई जाना है उसके बारे में बात की थी। आज हम दूसरी समिति की बात करते हैं। तो मुद्दा ये है कि मैं बचपन में गांव में ही पढ़ा बड़ा हूँ और मेरी पूरी बचपन की जो पढ़ाई है वो खेत पे रह के ही गुजरी है। और मुझे खेती करने का काम मिला अपने बचपन में, और खेत जोतना, फसल रखाना, काटना, मंडी में ले जाके बेचना। और उस समय इतने ज़्यादा उपकरण नहीं थे, तो हल, बैल गाड़ी, हंसिया, कुदाली, इन सब से ही काम होता था। और लोग घर का ही खाद ज़्यादातर खेतों में डालते थे और घर का ही बीज बोते थे। सामान्यतः खेती जीविकोपार्जन के लिए होती थी। अगर कुछ बच जाता था, मार्केटेबल सरप्लस होता था, तो फिर उसको बाज़ार में बेचने के लिए हम लोग मंडी में जाया करते थे। दूसरे, जब मैं गवर्नमेंट नौकरी में आया और मुझे पहली बार बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में जाके रूरल डेवलपमेंट और विषय पर पढ़ाई करने का मौका मिला। और पहली बार ब्रिटेन में मैंने देखा कि मेरी यूनिवर्सिटी मुझे एक गांव में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट दिखाने हम लोगों के ग्रुप को ले जा रहे हैं। और हम लोग करीब 70-80 किलोमीटर चलने के बाद एक गांव में पहुंचे और वहां मैंने देखा कि मुर्गियां बाहर घूम रही हैं, खेतों में गोबर की खाद डाली जा रही है और उससे फसलें उगाई जा रही हैं। तो मुझे अपनी ज़िंदगी में पहली बार ये एहसास हुआ कि खेती दो तरह की होती है, एक केमिकल खेती होती है और एक ऑर्गेनिक खेती होती है। क्योंकि मैंने हिंदुस्तान में तब तक ना तो ऑर्गेनिक खेती शब्द सुना था और ना ये शब्द प्रचलन में था, क्योंकि हम सभी लोग यहाँ उस ज़माने में ऑर्गेनिक खेती ही करते थे। अभी जब से मैं ई फसल अपना स्टार्टअप चला रहा हूँ और बिजनेस कर रहा हूँ, तब मुझे बहुत सारे किसानों के साथ बातचीत करने का मौका मिलता है, उनके खेत देखने का मौका मिलता है। और पिछले कई सालों में मैंने 50-सैकड़ों किसानों के खेत देखे हैं जो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। और इसमें सामान्यतः दो तरह के किसान हैं। एक किसान बड़े किसान हैं जो अपने खाने के लिए, घर के लिए ऑर्गेनिक करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि केमिकल फसलों से स्वास्थ्य को नुकसान होता है। और दूसरे वो किसान हैं जो अपनी लागत कम करके अपने उत्पाद को अच्छी कीमतों में बेचने के लिए ऑर्गेनिक खेती की ओर आगे आए हैं। पर ज़्यादातर जब वो ऑर्गेनिक उगा तो लेते हैं, पर जब वो बेचने जाते हैं तो वो जो प्राइस, उसका जो मूल्य उसका एक्सपेक्ट करते हैं, वो बाज़ार से उतना मूल्य उन्हें नहीं मिलता है। और इसका नतीजा ये होता है कि ऑर्गेनिक खेती बहुत पॉपुलर खेती नहीं है। और ख़ास तौर से हरित क्रांति के बाद हमारे देश में हाइब्रिड बीज और केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, पीजीआर, बायो माइक्रो न्यूट्रेंट, इनका उपयोग बहुत तेज़ी से बढ़ा है। पर जैसे जैसे विश्व में लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ी है, लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा हुई है, वैसे वैसे विश्व में ऑर्गेनिक खेती के जो प्रोडक्ट हैं उनका बाज़ार बहुत बड़ा होता जा रहा है। और अभी एक अनुमान के अनुसार विश्व का जो जैविक उत्पाद बाज़ार का आकार है वो 10 लाख करोड़ का अनुमान है, जिसमें भारत का योगदान अभी केवल 27,000 करोड़ रुपए का है। जैविक खेती में ये वृद्धि निरंतर होने वाली है, इनके उत्पादों की डिमांड। और 2022 से 2028 के बीच की अवधि में ये 22% बढ़ने की उम्मीद है। और 2028 तक ये 4,082
मिलियन डॉलर का मार्केट हो जाने की उम्मीद है। भारत के जैविक उत्पादों की मांग पूरी दुनिया में होती है और अभी भी हम जैविक उत्पादों का निर्यात करते हैं। हम लोग अभी लगभग 7,000 करोड़ रुपए के जैविक उत्पादों का निर्यात करते हैं और जो मुख्य खरीदार हैं उसमें अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, चीन जैसे राज्य हैं देश हैं जो अभी हमारा मटेरियल लेते हैं। हालांकि जैविक खेती में जो विश्व में सबसे ज़्यादा एरिया जिस देश का है वो है ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद अर्जेंटीना। भारत तीसरे नंबर पर आता है। लेकिन अगर हम किसानों की संख्या को देखें तो किसानों की संख्या भारत में सबसे ज़्यादा है और इसीलिए हमारे यहाँ जैविक खेती का निरंतर जो रुझान है किसानों का, उनका रुझान इसकी ओर बढ़ रहा है। भारत में अगर हम इसको देखें तो 2019-20, 20-21 और 21-22 में ये लगभग क्रमशः 29 लाख हेक्टेयर, 38 लाख हेक्टेयर से 59 लाख हेक्टेयर तक ये पहुंच गया है और उम्मीद है कि ये आगे लगभग 4.22% प्रति वर्ष की गति से ये बढ़ रहा है और ये 140 मिलियन हेक्टेयर तक पहुंचने की उम्मीद है। तो इस खेती को बढ़ावा देने के लिए अभी बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे मेरे बहुत सारे किसान परिचित हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि उन्हें मार्केटिंग की सबसे बड़ी दिक्कत होती है। दूसरी ओर मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो जैविक उत्पाद प्रसंस्करण करके और बिना प्रसंस्करण के घरेलू बाज़ार में और निर्यात कर विश्व बाज़ार में भेजते हैं और किसान कहते हैं कि उन्हें बेचने के लिए जगह नहीं है, उनको मूल्य नहीं मिलता है और जो इस बाज़ार में काम कर रहे हैं जो संस्थान हैं वो उन्हें हमेशा ये समस्या रहती है कि उन्हें अच्छी क्वालिटी के उत्पाद प्राप्त नहीं होते हैं। तो ये समस्या बहुत बड़ी है और इस समस्या को दूर करने के लिए हमें भारत सरकार द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं और इसमें जैविक फसलों के उत्पादकता को बढ़ाने और उचित विपणन को सुधारने के लिए पूरी पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने की ओर कदम उठाया गया है। और इसी सिलसिले में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 जनवरी 2023 को एक राष्ट्रीय स्तर की बहुराज्य सहकारी जैविक समिति के गठन को मंजूरी दी है, जो यह संकेत देता है कि सरकार रासायनिक आधारित खेती से दूर होकर जैविक खेती करने वाले किसानों के ऊपर दांव लगा रही है ताकि किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सके और दूसरी ओर उपभोक्ताओं की स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सके। कोई भी इस जो ये बहुउद्देशीय राष्ट्रीय सहकारी समिति बनाई जा रही है, इसकी सदस्यता कौन ले सकता है? तो इसकी सदस्यता के लिए कोई भी प्राथमिक सहकारी समिति उसकी सदस्य हो सकती है। जिला स्तर या राज्य स्तर की समितियां उसके सदस्य हो सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर के महासंघ हैं, बहुराज्य सहकारी समितियां हैं और किसान उत्पादक संगठन FPO इसके सदस्य हो सकते हैं और इससे जुड़ के वो अपना व्यवसाय कर सकते हैं। ये जो प्रस्तावित सोसाइटी है जिसका गठन हो रहा है, ये क्या काम करेगी? तो इसका उद्देश्य है तकनीकी सहायता, क्षमता निर्माण के माध्यम से किसानों को जैविक खाद विकसित करने के लिए ट्रेनिंग देना, सहायता करने के लिए सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र निर्मित करना, बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करना और स्थायी तरीके से किसानों की सहायता जैविक उत्पाद बनाने का उद्देश्य इस समिति का मुख्य उद्देश्य है। जो रणनीति है इस समिति की, वो अनुसंधान और विकास के माध्यम से गुणवत्ता वाले स्वदेशी प्राकृतिक बीजों को बढ़ावा देगी, इनके उत्पादन को बढ़ाएगी और वितरण करेगी, जिसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय बीज निगम का सहयोग लिया जाएगा। इस के संचालन
इस समिति का जो संचालन है वो सभी तरह की कोऑपरेटिव और एफपीओ का जो तंत्र है उसके माध्यम से किया जाना है। और इसके साथ ही साथ ये समिति ब्रांडिंग का काम करेगी, सर्टिफिकेशन का काम करेगी, और जैसे मैंने आपसे कहा कि वित्तीय व्यवस्था और जो शासन की योजनाएं हैं उनका लाभ उनके सदस्यों को पहुंचाएगी। इससे उत्पाद बढ़ाने में मदद मिलेगी, आयातित चीज़ों पर निर्भरता कम होगी, स्थानीय आजीविका के अवसर पैदा होंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। इन सब उद्देश्यों को लेके क्योंकि इसके लिए ज़रूरी है, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक तरफ बाज़ार में मांग है, दूसरी तरफ अभी जो किसान हैं उनके बीच में एक बड़ा सप्लाई गैप है और इसमें सप्लाई चेन विकसित करने की ज़रूरत है, जिसके लिए जैविक उत्पादों का एकत्रीकरण, उसका प्रमाणीकरण, सर्टिफिकेशन, परीक्षण, खरीद, भंडारण, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, रसद सुविधाओं, विपणन और वित्तीय सहायता के जो गैप्स हैं, संस्थागत सहायता प्रदान कर उनको दूर करना है। इस से आप देखेंगे कि हमारा जो घरेलू बाज़ार है वो बहुत जटिल है। इसी तरह जो विश्व का बाज़ार है वो भी उतना ही जटिल है, क्योंकि अलग अलग देशों में अलग अलग प्रमाणीकरण के नियम हैं, उनके फाइटोसैनिटरी रूल्स हैं, और जब हम जैविक उत्पाद वहाँ भेजते हैं तो उनकी जो एक्रीडेटेड, उनसे जो मान्यता प्राप्त संस्थाएं हैं उनका ही प्रमाणीकरण होना आवश्यक है। ख़ासतौर से यहाँ जो जैविक खेती कर रहे हैं उनको ये समझना चाहिए कि ये प्रोडक्ट का सर्टिफिकेशन कम है, ये प्रोसेस का सर्टिफिकेशन ज़्यादा है, कि आपने जो जैविक उत्पाद जिसको आप कह के बेच रहे हैं उसको किस प्रोसेस के तहत बनाया है। तो इस प्रोसेस को बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा नियम जारी किए गए हैं और उस पूरी प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश की गई है। और इसमें जो भारत सरकार द्वारा अभी जो कृषि विकास योजना है उसके तहत सहायता दी जाती है। मिशन ऑर्गेनिक के तहत वैल्यू चेन डेवलपमेंट, और ख़ास तौर से जो नॉर्थ ईस्ट रीजन के हमारे राज्य हैं उनमें बहुत सारी इसमें जैविक खेती की योजनाओं को वित्तीय सहायता देकर किसानों को जैविक खेती की ओर बढ़ाया जा रहा है। तो ये जो समिति है ये इसका गठन कौन से प्रावधान में किया जाएगा, तो भारत सरकार का एक कानून है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अधिनियम 2002 के तहत इस समिति का गठन किया जाना प्रस्तावित है। और इसके जो प्रमोटर हैं वो 5 प्रमोटर हैं मुख्य रूप से। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन जिनका अमूल ब्रांड है, भारतीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड, भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता संघ NCCF, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC इसमें शामिल हैं। और जो NDDB है ये इसका मुख्य प्रवर्तक होगा, और इस समिति का जो अभी मुख्यालय है वो आनंद में NDDB के ऑफिस में ही खोलना प्रस्तावित है, जहाँ से ये काम करेगा। क्योंकि NDDB जो है वो अभी डेयरी विकास में पूरे देश में बहुत अधिक अच्छा काम कर रहे हैं, और इससे हमारे यहाँ के दूध उत्पादन, उसके विपणन, प्रसंस्करण को बहुत अधिक गति मिली है। तो ये जो सहकारी समिति है इसकी पूंजी कितनी होगी, तो शुरू में इसकी जो अधिकृत पूंजी है वो 500 करोड़ रुपए होगी, और शुरुआत में प्रमोटर द्वारा जो 100 करोड़ रुपए इसमें लगाए जाएंगे, जो इसकी पेड अप कैपिटल होगी, और प्रत्येक सदस्य 20-20 करोड़ रुपए इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये जो समस्याएं हैं किसानों की, उम्मीद है कि इस समिति के काम करने के कारण एकत्रीकरण, प्रमाणन, परीक्षण,
खरीद, भंडारण, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, ये सब जितनी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। जैविक किसानों को उनकी समितियों द्वारा ऋण प्रदान किया जाएगा। एफपीओ को इसमें मदद मिलेगी ताकि वो वैल्यू चेन में पार्टिसिपेट कर सकें। और प्राथमिक रूप से अगर हम एपीडा के आंकड़ों को देखें तो अभी लगभग 25 लाख से अधिक किसान जो वो हैं वो एपीडा की साइट पर रजिस्टर्ड हैं, जो जैविक फार्मर्स हैं। और इसमें 7,000 से अधिक प्रसंस्करण करने वाले संस्थान हैं। और इसके अलावा व्यापारी और एग्रीगेटर्स हैं जिनको प्राथमिक रूप से लाभ शुरू से ही होगा, क्योंकि जैसे ही ये संस्थान स्टैंडर्डाइजेशन के नियम बनाएगी वैसे वैसे इस पूरी सप्लाई चेन को स्मूथ किया जाएगा। और उम्मीद है कि जैविक खेती की तरफ जो हम कदम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अभी अगर हम देखें तो हम कुल जो फसली क्षेत्र हमारे यहाँ हैं उसका केवल 2% ही जैविक खेती के अधीन आता है। जैविक खेती के अधीन अभी इसलिए ये 2% क्षेत्र आ रहा है क्योंकि बहुत सारे जो समस्याएं हैं जैसे कि मैंने आपको रखा उनकी वजह से किसान इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि ये भारत सरकार का एक अच्छा कदम है जो किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ भारत के नागरिकों के स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।